जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा आपके लिए लेकर आए एक रैपिड रिवीजन क्लास जिसमें कवर करेंगे होल्ड ए करंट अफेयर फॉर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए। कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर पूछा ना जाए, तो सभी के लिए एक रैपिड रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ मैं, जिसमें कवर करेंगे सारी जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले जो टॉपिक है, इंडिया वुमेन स्क्रिप्ट द हिस्ट्री क्लीनेस्ट मेडेन वर्ल्ड कप टाइटल। ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बिगेस्ट ग्रेटेस्ट न्यूज़ है, सेलिब्रेशन पॉइंट है, जिससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स टीम ने ये वर्ल्ड कप जो भी ट्रॉफी है उसको हासिल किया है, वर्ल्ड कप जीता है। और ये इंडिया आप इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा लर्न नहीं रखना है, बट हाँ जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम है या फिर कोई अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है उनसे क्वेश्चन बन सकता है। वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन, जब फीमेल वर्ल्ड कप आया था तो कैप्टन कौन थी, तो आपको इसमें लर्न रखना है हरमनप्रीत कौर, एंड कितने रनों से जीती, 52 रन से जीती अपनी इंडियन टीम, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं। तो और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपको रखना है कि जो इंडियन वुमेन्स टीम है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कब बनी, तो ये बनी थी 1973 में। एंड आफ्टर इसके बाद अभी तक टू 2025 तक टोटल जो वर्ल्ड कप हुए हैं वो 13 वर्ल्ड कप हुए हैं। तब कहीं जाकर ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने 2025 में ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल की है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा ये, इंडियन वुमेन्स टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया की सारी क्रिकेट जो भी गर्ल्स थी उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया और फाइनली वो फाइनल तक पहुंची, एंड फाइनल में भी उन्होंने जीत हासिल की। तो आपको इसमें ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए लर्न रखनी है। और एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी उन्होंने कि भाई फर्स्ट टाइम इंडिया में वर्ल्ड कप आया, वो भी फीमेल टीम की साइड से, तो एक गर्ल्स के लिए हिस्ट्री भी क्रिएट हुई है। एंड सैफाली वर्मा मेक अ सेंसेशन कम बैक विद द हाफ सेंचुरी टू की विकेट सील इंडियन कोरोनेशन। आपको ये मतलब कि आपको नेम लर्न रखने हैं, एंड जो मैंने आपको ये हाईलाइट किए पॉइंट्स, आपको जो पॉइंट्स बताए वो लर्न रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए सच में इम्पोर्टेंट हैं। और काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है ये। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, क्या है नेक्स्ट इज अ इसरो लॉन्च GSAT-7 आर इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो GSAT-7 आर सैटेलाइट है, इंडिया के अंदर इसरो ने लॉन्च कर दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बनती है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि GSAT-7 जो आर सैटेलाइट है वो क्या है, एंड ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये GSAT-7 सैटेलाइट क्या है। फर्स्टली ये सैटेलाइट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जो वेट होता है उसको काफ़ी वेट लेकर जा सकती है। तो आपको माइंड में ये भी रखना है, मैं आपको इधर हाईलाइट करके बता रही हूँ पॉइंट, आप देखते चलो। लॉन्च व्हीकल, एंड ये जो जी सैटेलाइट होती है, G7 सैटेलाइट्स होती है, वो हमेशा मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की जाती है। तो आप ये भी लर्न रख सकते हो कि GSAT-7 सैटेलाइट्स हमेशा मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन द संडे सक्सेसफुली लॉन्च द इंडियन नेवी एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R, एंड इसको बोलती है CMS-03, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये भी एग्जाम के लिए रखना है। एंड ये कहाँ से, सतीश धवन स्पेस है श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया फॉर इंडियन नेवी के लिए। एंड द इसका जो वेट है वो काफ़ी काफ़ी वेट, जो वजन वाली सैटेलाइट होती है वो काफ़ी वजन के लिए ऊपर ले, तो 4400 kg अप्रोक्स वेट को इसने किया है। एंड मेजर माइलस्टोन इन द स्ट्रेंथ ऑफ नेवी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन मैरीटाइम्स एंड मैन अवेयरनेस। अभी तक क्या था, अगर हम इंडिया को अगर कोई भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करनी होती थी तो हमें अदर कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ती थी, बट अभी इसरो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इसरो ने अभी हमें मिलिट्री पर्पस के लिए ये सैटेलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूर दी, जैसे कि मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए जो भी वहाँ सी वेस पे हो रहा है उस कम्युनिकेशन बनाने के लिए अच्छी उसके लिए, तो इसको ऐसे लॉन्च किया गया है। जियो सिंक्राइन ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको किया गया है। एंड
heaviest Indian built a communication satellite launch from Indian soil so far because of the high mass of the GSAT 7R. Vehicle target is standard GTO and the satellite light will the rise and circular. Its orbit used onboard propulsion system. Its Navy said मैंने जैसे आपको बताया कि ये सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती थी, तो आपको ये वाले पॉइंट्स रखने हैं. फर्स्ट G7 सैटेलाइट क्या होता है, एंड नेक्स्ट ये किसके लिए यूज़ हुई, एंड इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, एंड इसका वेट क्या कारण है जिस वजह से इसको यूज़ किया, इसका क्या यूज़ होगा, तो मैरीटाइम अवेयरनेस वगैरह टॉकिंग के लिए. तो ये पॉइंट्स आपको रखने हैं. कहाँ से लॉन्च की गई, तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई. इसरो ने लॉन्च किया इसको, जो सतीश धवन है उनके उसमें किया. तो ये पॉइंट आपको एग्जाम के लिए रखने हैं. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या था, एज AI एडेप्टेशन बाय द कंपनी एक्सलेशन टेक ले हाई एंटी कंटिन्यू. ये इसमें आपको कुछ खास नहीं रखना, बट अभी AI से रिलेवेंट जो भी कंटेंट आ रहा है करंट अफेयर में, तो आप इसको ऐसा लीजिए कि भाई AI आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए. मैं आपको पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यू बता रही हूँ कि भाई डेली न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी पॉइंट को लेकर AI से लेकर कोई भी पॉइंट आ रहा है. तो आपको इसमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको AI जो भी कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको पूरा आपको स्टैटिकली कवर करना है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट, एंड ऑल्सो AI इज़ अ वन टॉपिक जो कि आपको एग्जाम के लिए बेसिकली कवर करना ही है, क्योंकि ये डेली आ रहा है. एंड सेकंड, अभी 1 महीने से कंटिन्यू क्लाइमेट आ रहा है, तो आपको क्लाइमेट भी करना है. ये 2 मैंने आपको टॉपिक निकाले हैं पिछले 1 महीने के करंट अफेयर से, जो कि आपको करने हैं एग्जाम के लिए. तो पहला AI वाला, AI एंड सेकेंड इज क्लाइमेट. एंड नेक्स्ट आते हैं तालिबान का. ये इन्होंने काफ़ी अच्छा पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें तालिबान के बारे में बताया कि इंडिया तालिबान को प्रमोट कर रहा है या फिर उससे नॉर्मल टॉक कर रहा है. भाई इंडिया तालिबान को प्रमोट नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया ने जो अफगानिस्तान है अभी उस पर तालिबान का चल रहा है, तो पहले वो अफगानिस्तान था, उस टाइम पे इंडिया ने $3 बिलियन, ये सब देख पा रहे होंगे, $3 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर पर. तो अगर इंडिया ने वहाँ इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो हम जस्ट उसको ऑफिशियली बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस परस्पेक्टिव से उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. एंड इसके पीछे एक और मोर कारण है, वो कि पाकिस्तान है, क्योंकि हम ऐसा देख पा रहे हैं, इंडिया है यहाँ, आप देख पा रहे होंगे सेंटर में इंडिया है, इधर आप चाइना देख पा रहे होंगे, इधर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश देख पा रहे होंगे, इधर आप बांग्लादेश देख पा रहे होंगे, एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर US बैठा है, थोड़ा पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, इधर US बैठा है एंड इधर रसिया बैठा है. अभी इनके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा, हाँ ये अभी रसिया चाइना से बात कर रहा है, यस. US चाइना से और पाकिस्तान से बात कर रहा है, यस. तो एक टाइम पे रसिया से हम बिलीव कर सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन US पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी साध रहा है, चाइना को भी साध रहा है और इंडिया से भी बात कर रहा है. तो पता नहीं है ना कि कब क्या यहाँ हो जाए. और अपना तो भाई इनसे एक से भी नहीं बन रहा है, जो अपनी डाइवर्स कंट्री है अपना इनसे एक से भी नहीं बन रहा है. तो कहीं ना कहीं बचा जो तालिबान अभी अपना पिछली 2-3 साल से अपना उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो जस्ट इट्स अ फॉर्मेलिटी एंड जस्ट अ बिजनेस परस्पेक्टिव से उससे टॉकिंग किया जा रहा है, न कि अपन तालिबान को प्रमोट कर रहे हैं. तो पूरा उन्होंने डीपली बताया, जो भी फॉरेन रिलेशन है तालिबान के साथ उसको एक्सप्लेन किया. आपको एग्जाम के लिए इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडिया एंड तालिबान के रिलेशन को लेकर क्या इंडिया तालिबान को प्रमोट कर रहा है, जो वहाँ पे जो बोलूँ तो जो भी उन्होंने जैसे तख्ता पलट की और उसको प्रमोशन दे रहा है, उसको सही मान रहा है, तो ऐसा नहीं है. इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है. इंडिया जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा है, अपने जो पैसे खर्च किए उसको वर्क कर रहा है एंड कुछ नहीं. एंड नेक्स्ट आते हैं, अभी ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को इसको रीड करना चाहिए. मैं इसका जो पोस्ट है वो जरूर करूँगी अपनी चैनल पे, आप सब इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है. इसमें बोला है कि द विजन ऑफ द मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया, जो यूथ है अभी ये मॉडल लाया जा रहा है यूथ ग्राम सभा, जिससे कि क्या है
अभी आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया के अंदर जो यंग जनरेशन है, जो इंडिया के अंदर यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ऐसा बोल रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है उसमें जो यूथ का पार्टिसिपेशन है वो नाम मात्र के लिए। एंड स्कूल और कॉलेजेस में भी बस उतना ही पढ़वाया जाता है कि हाँ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा है, बस है इतना ही, पंचायती राज है इतना ही। बट नहीं, हमारा कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे पंचायत, ग्राम पंचायत भी होती है, उनका भी काफ़ी अच्छा। तो ये एक मॉडल लिया गया है। एंड आप देख पा रहे होंगे, आपको इसमें एग्जाम के लिए आर्टिकल रखना है कि 73rd अमेंडमेंट आर्टिकल के बाद आर्टिकल 243A को जोड़ा गया, जो कि ग्राम सभा के बारे में है पूरा। आप देख पा रहे हो, आपको एग्जाम के लिए ये लाइन रखना है। एंड और इसके अंदर क्या होने वाला है, और इसके अंदर होने वाला है कि कुछ 600 करीब टीचर्स को भेजा जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और जो भी जिला स्कूल है या फिर ग्राम स्कूल्स हैं उनके अंदर, और वहाँ के जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए कि आप लोग आएँ और ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करें। जितने भी युवा हैं 18 साल से ऊपर हैं वो सभी ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करें। जिससे क्या होगा, एक प्रेशर भी बनेगा पंचायत राज पे, एंड अच्छे वर्क भी होंगे, और मॉडल जो विलेज होगा उसका कंडीशन भी बदलेगा, तो न्यू मॉडल्स भी आएंगे। तो इस तरीके से इसको रखा जा रहा है। अभी ये देखो क्या होता है, इसमें इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाता है या नहीं हो पाता, अभी ये लाया जा रहा है। तो आपको इसमें से आपको इतना लर्न रखना है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये एक आपके एग्ज़ाम के लिए, इसमें कुछ नहीं है, बट हाँ आप इसको एज अ माइंड फ्रेश रीड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं बनेगा। आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डाइंग अ स्लो डेथ। जो सोशल मीडिया है वो धीरे धीरे डेथ करती जा रही है, मतलब ये एक टाइप से लोग उसमें पूरी तरह घुसे जा रहे हैं। तो इसमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे एग्जाम के लिए, आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है कि भाई अभी तक ऐसा कभी देखा ही नहीं गया कि कोई एक फीमेल स्पाइसीज है, एक फीमेल स्पाइसीज है, और वो किसी अदर जाति या फिर अदर स्पाइसीज है उसके मेल को बर्थ कर रही है। पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया, लेकिन अभी ये जो अंट है उसको पाया गया कि ये भाई अपने क्रोमोजोम को मार कर, और दूसरे जो फॉरेन क्रोमोजोम है या दूसरे स्पाइसीज है उनके क्रोमोजोम को लेके, और एक न्यू फॉर अलग जाति के मेल को बर्थ कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें ये एम स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको ये नेम ला रखने हैं, मैश्योर आइब्रिकस ये इसका नाम है। एंड ये बर्थ कर रही है एम स्ट्रोकर के मेल्स को बर्थ कर रही। तो ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया है कि कोई फीमेल कीटनाशक है और वो किसी दूसरे कीटनाशक के मेल को बर्थ कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वो फीमेल है वो अपने क्रोमोजोम को डेथ करके फॉरेन क्रोमोजोम को बर्थ कर रही है, जिस कारण से कोई अन्य दूसरी जाति का क्रोमोजोम आने के कारण कोई दूसरा जाति का मेल बर्थ हो रहा है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक तो ये था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रू होता। अभी इसमें ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ऐसे एज अ पॉइंट वाइज बन सकता है, तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि यूएस चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट था, ट्रीटी थी, वो फाइनल हो गई है। डील था उसने 30% कर दिया है, इंडिया का बिल्कुल भी कम नहीं किया है, लेकिन चाइना का जो टैक्स था वो 30% कर दिया है। एंड जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे आपको इसमें कवर करवा दिए हैं अच्छे से। एंड आप मेरे ये वीडियो एंड तक देखने तक रुके तो थैंक यू। एंड आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले टाइगर रिजर्व की वीडियो डाली है, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।